आई से बरामद होती है। ये कहानी नहीं, एक हकीकत है जो शुरू होती है भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के एक इंदौर जिले से। ये इतना दर्दनाक मंजर है कि इसे देखकर आप सबके रूह कांप जाएगी। लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाले बनाकर भेजते हैं, हम लोग तो कठपुतली हैं, उसके बनाए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं। लेकिन सोनम नाम की एक लड़की इस हकीकत को ताड़ ताड़ कर देती है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं सोनम रघुवंशी के परिवार वालों के पास। बेटी सोनम, सुबह हो गई, कब तक ऐसे सोती रहेगी? उठ मेरी बेटी, आज 11 मार्च है, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये बात सुनते ही सोनम झट से उठ जाती है। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, ये बात अब बापूजी को भी समझा दो। सोनम को ऐसा कहते हुए उसका बड़ा भाई सुन लेता है और सोनम के पास आता है और कहता है, सोनम, तुम माँ जी से कैसी बातें कर रही हो? ऐसे ही सभी लड़कियाँ अपनी माँ से बातें करती हैं क्या? जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। हम सभी को लड़का बहुत पसंद है, अच्छा खासा कमाता भी है। बस मैं और पापा ने सोचा एक बार लड़के को सोनम से भी मिला देते हैं। तो तुम तैयार हो जाओ, आई बात समझ में? और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह तुमने माँ जी से बातें की। सॉरी भाई, मैं माँ से यही कहना चाहती थी कि मुझे अभी आप सबको छोड़ के नहीं जाना है। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो आप सबकी बहुत याद आएगी। कोई बात नहीं बहन, मम्मी पापा तुम्हारे जीवन के साथ गलत फैसला नहीं करेंगे, आई बात समझ में? बेटा, ऐसे कब तक तुम भाई बहन बातें करते रहोगे? लड़के वाले आते ही होंगे, अभी तैयारी भी करनी है, घर को भी सजाना है। बेटा तुम एक काम करो, सूरज मिष्ठान वाले के यहाँ से जाके अच्छी वाली मिठाई ले। जी माँ, मैं अभी जाता हूँ। बाकी माँ, आप घर पर तैयारी करो, उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और हाँ सोनम, तुम्हारी भी तरफ से कोई शिकायत नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सोनम का भाई बाजार चला जाता है। इधर राजा रघुवंशी के घर वाले भी बहुत खुश नजर आते हैं। आपको राजा रघुवंशी के बारे में बताते हैं और उनसे मिलाते हैं। राजा के 2 सगे भाई हैं। दोनों भाइयों में सबसे छोटा राजा ही है, जिनका इंदौर के सहकार नगर में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। तीनों भाइयों का बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का कारोबार का काम चलता है। अच्छी खासी हस्ती है, पैसों की कोई कमी नहीं है। राजा रघुवंशी अपनी माँ के पास जाता है और उमा देवी से कहता है, माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद लग रही है, आप किसी न किसी तरह मेरा इस लड़की से विवाह करा दो। अपनी ही बिरादरी की है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। अच्छा, तो ये लड़की मेरे बेटे को इतनी अच्छी लगी? तेरी पसंद मुझे भी बहुत अच्छी लगी बेटा, इसलिए मैंने पहले ही इस लड़की के घर वालों से बात कर ली थी। आज हम इस लड़की को देखने उसके घर पर चलेंगे। माँ, आपने इतना सब कुछ कर डाला और मुझे बताया तक नहीं। इस लड़की को देखने जाना था तो आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था, कम से कम शॉपिंग तो कर लेता। माँ, आप मेरी सबसे प्यारी मॉम हो, आपको पता था ना माँ कि ये लड़की मुझे पसंद आ जाएगी। कैसे नहीं जानती, आखिर में तेरी माँ हूँ बेटा। तेरी पसंद और नापसंद मुझे अच्छी तरह से मालूम है। राजा के तीनों भाई, मम्मी और पापा सोनम के घर पर पहुंचते हैं। भाई साहब, पहले प्यास बुझाइए, बातें तो होती रहेंगी। आने में तो कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं भाई साहब, कोई परेशानी नहीं हुई आने में। और बताइए अपने बारे में भी कुछ। आपकी बेटी सोनम मेरे बेटे को बहुत पसंद आई। मेरा तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों में सबसे छोटा और सबसे लाडला राजा ही है। छोटा होना तो यही अच्छा रहता है, घर में सबका लाडला बनकर रहना पड़ता है। ऐसे ही मेरी बेटी सोनम भी है, सबकी लाडली बेटी। हम सब ने सोनम को बड़ी नाजुक से पाले हैं। भाई साहब, मेरी बेटी आपके यहाँ बहू बनकर जाएगी, अच्छे से ख्याल रखना उसका। भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम बहू नहीं बेटी लेकर जाएंगे। सोनम हमारे यहाँ बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी, इसलिए आप सोनम को लेकर चिंता मत करें। भाई साहब, मेरा भी प्लाईवुड का फैक्ट्री है और दुकान की जिम्मेदारी भी मेरी बेटी सोनम संभाला करती है। हमारे दुकान का जो भी लेन देन है सब मेरी बेटी सोनम के हाथों में है।
इसलिए ये हम सबकी राजकुमारी हैं। दोनों परिवार वाले आपस में घुल मिल जाते हैं। दोनों परिवारों को ये रिश्ता बहुत पसंद आता है और फिर पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी, 1 साल के अंदर जो भी अच्छा मुहूर्त हो तो बताइए। ठीक है जजमान, अभी देखता हूँ इस साल के अंदर कौन सा अच्छा मुहूर्त है। पंडित जी पंचांग खोलते हैं। कुछ देर पंचांग देखने के बाद बोलते हैं, 11 मई 2025 को विवाह के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है। शादी की तारीख तो फाइनल हो गया। अब लड़का और लड़की की जन्म कुंडली निकालो। एक बार जन्म कुंडली भी मिला लूं और देख लूं इन दोनों बच्चों के कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। दोनों फैमिली वाले पंडित जी को लड़के लड़की की जन्म कुंडली देते हैं। दोनों की जन्म कुंडली देखकर पंडित जी के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ पंडित जी, आप इतना सोचना क्यों पड़ गए? इन दोनों के कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। इन दोनों की शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर इनका विवाह होगा तो किसी एक की मृत्यु निश्चित है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? मुझे इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं है। ये सब एक मिथ्या झूठ है। मुझे 11 मई वाला तारीख मंजूर। जो इस कुंडली में है मैं वही बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, मानो या ना मानो। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर पंडित जी चले जाते हैं। कुंडली में दोष होने के बावजूद भी घर वाले शादी से इनकार नहीं किए। शादी की डेट कंफर्म करके राजा और उसके परिवार वाले अपने घर लौट आते हैं। सोनम इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने भाई विपिन के डर से शादी के लिए इनकार भी नहीं कर पाई। अब आप सबके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि राजा दिखने में अच्छा, उसके घर वालों का स्वभाव भी इतना अच्छा था। अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, पैसे की कमी नहीं थी। इतना चाहने वाला सोनम को जीवन साथी मिलने वाला था, तो फिर सोनम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? सोनम राजा रघुवंशी से विवाह इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि सोनम राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी। राजा कुशवाहा सोनम के प्लाईवुड के फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम करता था। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे। सोनम राज कुशवाहा को फ़ोन लगाती है और सारा बात राज कुशवाहा को बताती है। राज, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। कुंडली में दोष होने के बावजूद भी मेरे फैमिली वाले इस शादी के खिलाफ नहीं थे। पता नहीं भैया और मम्मी पापा को उस राज के अंदर ऐसा क्या खूबी देख ली है कि उन्हें सिर्फ राजा ही पसंद आ रहा है। राज, मुझे ये शादी नहीं करनी है। प्लीज़ तुम कुछ करो ना। सोनम, ये बताओ, पंडित ने जब कुंडली देखी तो कैसा दोष बता रहे थे? तुम दोष जानकर क्या करोगे? मुझे कुल मिलाकर ये शादी नहीं करनी है। अगर तुम अब भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम मुझे भूल जाओ राज कुशवाहा। आई बात समझ में? ये तुम कैसी बात कर रही हो सोनम? प्लीज मुझे बताओ, पंडित जी ने कुंडली में कैसा दोष बताया है? पंडित जी बोल रहे थे कि इन दोनों की शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। लड़का या लड़की में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। राज, फिर भी मेरे घर वाले इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। बोल रहे थे ये सब ढोंग है। राज, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मम्मी पापा किसी न किसी तरह मेरी शादी उस राजा रघुवंशी से करवाना चाहते हैं। अगर मेरी शादी राजा रघुवंशी से हो जाएगी तो ना मैं खुश रह पाऊंगी और ना राजा खुश रह पाएगा। इसलिए मुझे ये घुटन जैसी जिंदगी नहीं जीनी है। अगर मेरी शादी उससे हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा बात बताया सोनम। एक काम करो, तुम ये विवाह कर लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो राज? पागल तो नहीं हो गए हो? मैं नहीं करूंगी ये शादी। तुम चिंता मत करो सोनम, मैं ऐसा बाजी खेलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। अगर तुम विवाह से इनकार करोगी तो अपने परिवार वालों के नज़र में गिर जाओगी, उनसे कभी तुम नजरें नहीं मिला पाओगी और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। इसलिए तुम ये विवाह कर लो, बाकी मैं सब देख लूंगा। ठीक है राज, तुम्हारी बात मानकर मैं ये विवाह कर लेती हूँ। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सोनम कभी खुश नहीं रहेगी। ना मैं खुश रहूंगी ना ही राजा खुश रहेगा। दोनों आग में जलेंगे। इसलिए तुम जो भी करना जल्दी करना। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। अपनी फैक्ट्री से मैं तुम्हें निकाल कर फेंक दूंगी। राज, तुमने मेरी मोहब्बत देखी है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरी नफरत देखोगे। ये तुम कैसी बात कर रही हो सोनम? ये बात तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा?
राज शादी के बाद क्या करना है, सारी बात सोनम को बता देता है। दिन गुजरता है और 11 मई यानी विवाह का दिन आ जाता है। सोनम और राजा की शादी हो जाती है और सोनम राजा के घर आ जाती है। शादी के 2-4 दिन गुजरते हैं तो सोनम राजा रघुवंशी को अपने पास बुलाती है और राजा रघुवंशी से कहती है, सुनिए जी, मैं वरदान मांगी थी कि यदि मेरा विवाह मेरे मन चाहे इंसान से हो जाएगा तो हम हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग माँ कामाख्या के दर्शन करने उनके स्थान पर आएंगे। तो मैं टिकट बुक कर लेती हूँ जी। सोनम, अभी मुझे काम बहुत है, इसलिए हम कुछ महीने बाद चलेंगे माँ कामाख्या के दर्शन करने। ट्रांसपोर्ट में कुछ दिक्कत आ रहा है, इसलिए हम लोग मिलकर उसको सॉर्ट आउट कर लें, फिर चलेंगे। घूमना फिरना तो होता ही रहेगा, लेकिन पहले ये बहुत ज़रूरी काम है। सोनम, मैं इसको निपटा लूँ। सुनिए जी, क्या आप हमारी एक इच्छा नहीं पूरा कर सकते हैं? यही जता रहे थे मम्मी जी से कि मुझे सिर्फ सोनम से विवाह करना है। मैं समझ गई कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं आपको मिल गई तो आप मेरी कीमत भूल गए। सोनम, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या कीमत है ये मैं ही जानता हूँ। अच्छा जी, तो आप हमारी एक इच्छा पूरा कर दीजिए। हम दोनों लोग माँ कामाख्या के दर्शन भी कर लेंगे और अपना हनीमून भी अच्छे से मना लेंगे। प्लीज राजा जी। शादी के बाद सोनम राजा को हनीमून के लिए मेघालय ले गई। राजा मेघालय जाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन सोनम ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के दर्शन का बहाना बनाया। इंदौर से मेघालय की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर का फासला था। सोनम और राजा रघुवंशी की 11 मई को शादी होती है। शादी के 9 दिन बाद सोनम हनीमून का प्लान बनाती है। 20 मई को सोनम और राजा दोनों मेघालय पहुंच जाते हैं। मेघालय पहुंचते ही दोनों लोग रूम लेते हैं। सोनम, मैंने स्कूटी बुक करा दी है, कल सुबह हम घूमने चलेंगे। ठीक है जी, लेकिन हम मेघालय के सबसे प्रसिद्ध जगह मार्बल खियात गांव के पास में लिविंग रूट देखने के लिए चलेंगे। अगली सुबह होती है। दोनों लोग लिविंग रूट वृक्ष के पास आते हैं। लिविंग रूट उसे कहते हैं जो कई पेड़ों की जड़ों से गूट-गूट कर बना होता है। इसको खासी कम्युनिटी वाले लोग बनाए थे। सोनम और राजा दोनों जड़ों वाला वृक्ष देखते हैं। लिविंग रूट वृक्ष देखने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। सुनिए जी, हम यही पास में एक होम स्टे है, हम उसी में रुक जाते हैं। ठीक है सोनम, जैसा तुमको ठीक लगे। सोनम, इस जगह के बारे में तुमको बहुत नॉलेज है। कभी और आई हो इस जगह घूमने के लिए? कॉलेज में टूर की तरफ से आई थी इस जगह को घूमने के लिए, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जगह। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी जब शादी होगी तब हम हस्बैंड और वाइफ इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आएंगे। सोनम और राजा रात बिताते हैं। रात गुजर जाती है। 23 मई की सुबह होती है। दोनों सुबह सुबह होम स्टे से निकल जाते हैं। 23 तारीख के बाद दोनों को किसी ने नहीं देखा। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश गहरी खाई से बरामद होती है। राजा के लाश के पास एक चाकू और खून से सना हुआ रेनकोट मिला। 9 जून को यूपी में मिली सोनम गाजीपुर के एक ढाबे से हुई गिरफ्तार और एमपी से 9 जून को 4 लोग और हुए गिरफ्तार। गर्मियों का मौसम था। रूपनगर नाम के गांव में लखन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरला और एक बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा करण 7 साल का था। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है, पिताजी को बोलो ना घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता कहाँ है? ये पंखा इतने धीरे धीरे चलता है।